हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो अभी तक हम लोगों ने सेक्शन 14 तक कवर कर लिया है, जो कि बात करता है फ्री कंसेंट की। तो ये हम लोगों की बियर एक्ट सीरीज़ है, जिसमें हम लोगों ने अभी तक सेक्शन 14 तक कवर कर लिया है। तो अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो आप पहले उसको देख लीजिएगा, फिर स्टार्ट करिएगा, ठीक है। तो इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने देखा कि कब कंसेंट फ्री कंसेंट नहीं मानी जाएगी। अगर किसी व्यक्ति की कंसेंट इन आधारों पर ली जाती है, कोवर्शन, अंडर इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन या मिस्टेक, तब माना जाएगा कि वो कंसेंट फ्री कंसेंट नहीं होगी। तो आज हम लोग फर्स्ट ग्राउंड देखेंगे, जो कि कोवर्शन है, जो कि डिफाइन है सेक्शन 15 में। तो कोवर्शन को सेक्शन 15 में डिफाइन किया गया है। तो सेक्शन 15 कोवर्शन को डिफाइन करता है। तो कोवर्शन का मतलब है कि अगर कोई ऐसा कार्य किया जाता है या उस कार्य को करने की धमकी दी जाती है। कौन सा कार्य? जो कार्य आईपीसी में फॉरबिडन है, मीन्स जो कार्य आईपीसी में प्रोहिबिटेड है, आईपीसी में वो कार्य करने से मना किया गया है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करता है या ऐसा कार्य करने की धमकी देता है जो कि आईपीसी में प्रोहिबिटेड है, फॉरबिडन है, या फिर किसी व्यक्ति को अनलॉफुली डिटेन करके रखता है, मतलब उसको बंधक बना के रख लेता है, उस व्यक्ति का किडनैप कर लेता है, या फिर उस व्यक्ति को धमकाता है, या फिर कि उसे वो डिटेन करके रख लेगा, डिटेन करने की धमकी देता है, या उसकी प्रॉपर्टी के साथ ऐसा कुछ करता है, मीन्स उसकी प्रॉपर्टी को डिटेन कर लेता है या उसकी प्रॉपर्टी को डिटेन करने की धमकी देता है, तब इस इंटेंशन से अगर वो ऐसा कुछ करता है कि वो जो दूसरा व्यक्ति है जिसको धमकी दे रहा है या फिर उसके साथ कोई कार्य कर रहा है, कि वो व्यक्ति उसके साथ एग्रीमेंट में एंटर हो जाए। तो अगर कोई व्यक्ति ये सब करके किसी व्यक्ति की कंसेंट ले रहा है, तो वहाँ माना जाएगा कि वो कंसेंट कोवर्शन के आधार पर ली गई है। और क्योंकि वो कंसेंट कोवर्शन के आधार पर ली गई है, मतलब वो कंसेंट फ्री कंसेंट नहीं है। और अगर वो फ्री कंसेंट नहीं है तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होगा। मीन्स उस कॉन्ट्रैक्ट को किसी भी पार्टीज़ की ऑप्शन पे वॉइड करार कर दिया जाएगा, मतलब उसको शून्य कर दिया जाएगा, उसका कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा। तो सेक्शन 15 इतनी सी बात करता है कि अगर किसी व्यक्ति के साथ कोई ऐसा कार्य किया जाता है या उस कार्य को करने की धमकी दी जाती है जो कार्य आईपीसी में प्रोहिबिटेड है, या उस व्यक्ति को अनलॉफुली डिटेन करके रख लिया जाता है, या फिर उस व्यक्ति को डिटेन करने की धमकी दी जाती है, या उसकी प्रॉपर्टी के साथ ऐसा कुछ किया जाता है, इस इंटेंशन से कि वो जो दूसरा व्यक्ति है वो उसके साथ एग्रीमेंट में एंटर हो जाए, तो माना जाएगा कि वहाँ उस व्यक्ति के साथ कोवर्शन हुआ है, ठीक है। और आगे के एक्सप्लेनेशन में ये बताया गया है कि इट इज़ इमटेरियल वेदर द आईपीसी इज नॉट इन्फोर्स इन द प्लेस वेयर द कोवर्शन इज एम्प्लॉयड। आगे ये बताया गया है कि इमटेरियल है, मीन्स ये तत्वहीन है कि अगर जहाँ पे कोवर्शन किया गया है, जिस प्लेस पे कोवर्शन किया गया है, वहाँ पे आईपीसी लागू होती है या नहीं। अगर वो प्लेस कोई ऐसी है, कोई ऐसी एरिया है जहाँ पे आईपीसी नहीं लागू होती है, वहाँ पे अगर किसी व्यक्ति को धमकाया गया है, तब भी वो व्यक्ति कोवर्शन के आधार पे उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल करवा सकता है। इलस्ट्रेशन से समझ लेते हैं कि एक व्यक्ति है ए, ऑन बोर्ड एन इंग्लिश शिप ऑन द हाई सी कॉजेज बी टू इंटर इनटू एन एग्रीमेंट। एक ए व्यक्ति है जो कि एक समुद्र में एक शिप पे है बी के साथ, वो बी के साथ एक एग्रीमेंट में इंटर होता है बी को धमकी देके कि अगर तुम इस कॉन्ट्रैक्ट में, इस एग्रीमेंट में साइन नहीं करते हो तो हम तुमको मार देंगे, ठीक है। तो इस टाइम वो जिस समुद्र पे है, इस समय ए व्यक्ति, ए और बी जिस एरिया में, जो समुद्र है, वहाँ पे आईपीसी भले ही ना लागू होती हो, लेकिन बाद में बी के ऑप्शन पे, क्योंकि ए ने यहाँ पे इसको धमकी देके एग्रीमेंट पे साइन करवाया है, बी के ऑप्शन पे ये ए के साथ किया गया कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होगा और वो मान्य नहीं होगा। क्योंकि इसमें एक्सप्लेनेशन पहले से दे दिया गया कि जो कोवर्शन हुआ है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उस टेरिटरी पे आईपीसी लागू हो रही हो। अगर नहीं भी लागू हो रही है तो भी माना जाएगा कि उसके साथ कोवर्शन हुआ है। और कोवर्शन हुआ है ये किन आधारों पे माना जाएगा? वो आधार जो कि आईपीसी में दिए गए हैं। अगर कोई भी ऐसा एक्ट है जो आईपीसी में प्रोहिबिटेड है, उस एक्ट को अगर किया जाता है या फिर उस एक्ट को करने की धमकी दी जाती है, तो माना जाएगा कि वहाँ पे कोवर्शन हुआ है, ठीक है। और वो एक्ट कोवर्शन होने के बाद अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट बनता है तो वो फ्री कंसेंट नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो सेक्शन 15 कोवर्शन को डिफाइन करता है और बताता है कि कब कौन सा एक्ट कोवर्शन माना जाएगा, और अगर वो कोवर्शन होगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो होगा वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, क्योंकि उसमें फ्री कंसेंट नहीं होगी, ठीक है। अब सेक्शन 15 को एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। अब मान लीजिए कि ए ने बी को थ्रेट किया, इसको धमकी दी कि अगर तुम इस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन नहीं करोगे तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा, ठीक है। और बी ने इस पर एक्सेप्टेंस दे दी इस डर से कि ए मुझे गोली मार देगा। तो यहाँ पे जो ए है, यहाँ पे उसने धमकी दी है, ठीक है। और इस धमकी के आधार पे बी ने साइन किया है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो यहाँ पे होगा ये फ्री कंसेंट का नहीं माना जाएगा, ठीक है।
तो ये फ्री कंसेंट का कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। और तो जो ये कॉन्ट्रैक्ट है ये फ्री कंसेंट का नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोवर्शन हुआ। तो ये अब कोवर्शन को एक केस से समझ लेते हैं। तो केस है चिक्कम अमीराजू वर्सेस चिक्कम शेषम्मा, ठीक है। इस केस में जो ए है वो हस्बैंड है, उसने अपने बी और सी, बी इसकी वाइफ है और सी इसका सन है, ठीक है। बी और सी को थ्रेट किया, धमकी दी कि अगर तुम रिलीज डीड पे साइन नहीं करोगे तो मैं सुसाइड कर लूँगा, ठीक है, मैं सुसाइड कर लूँगा। ए ने कहा कि अगर तुम दोनों रिलीज डीड पे साइन नहीं करोगे तो मैं सुसाइड कर लूँगा। तो रिलीज डीड एक डॉक्यूमेंट होती है जो कि क्लेम्स को हटा देती है, ठीक है। तो प्रॉपर्टी के कंसर्न में देखें तो यहाँ पे जो रिलीज डीड है उस पर साइन करवाने का ऑब्जेक्ट ये था कि इसकी वाइफ और इसका सन उस प्रॉपर्टी से अपने हिस्से को छोड़ दे, जिससे वो इस हिस्से को छोड़ दे, वाइफ और सन, और जो ये हस्बैंड है वो इस प्रॉपर्टी को अपने यंगर ब्रदर के नाम कर दे, ठीक है। तो ये केस था। तो यहाँ पे जो कोर्ट ने डिसाइड किया कि ये जो ए और बी, ए ने जो धमकी दी यहाँ पे बी और सी को कि मैं सुसाइड कर लूँगा, ये एक टाइप से कोवर्शन ही होगा, क्योंकि जो सुसाइड की धमकी है देना है ये आईपीसी में अपराध माना जाता है, ठीक है। तो क्योंकि आईपीसी में अपराध है और यहाँ पे बी को धमकी दी गई है, बी और सी को, उस धमकी के आधार पे इन्होंने रिलीज डीड पे साइन किया गया है। तो ये जो रिलीज डीड है ये वॉइडेबल होगी और यहाँ पे जो कंसेंट होगी वो फ्री कंसेंट नहीं होगी, ठीक है। तो अब केस आएगा आपके सामने, इसको नोट कर लीजिए। तो कोवर्शन का मतलब समझ गए ना, कि अगर कोई व्यक्ति कुछ ऐसा कार्य करता है या फिर उसके कार्य को करने की धमकी देता है जो कि आईपीसी में प्रोहिबिटेड है, और या फिर उसको अनलॉफुली डिटेन कर लेता है उस पर्सन को, या फिर उसकी प्रॉपर्टी को डिटेन कर लेता है या फिर डिटेन करने की धमकी देता है, और इस इंटेंशन से ऐसा करता है कि वो दूसरा व्यक्ति उसके साथ एग्रीमेंट में इंटर हो जाए, ठीक है। तो वहाँ माना जाएगा कि ये जो एक्सेप्टेंस है वो कोवर्शन के आधार पर ली गई है, और क्योंकि वो कोवर्शन के आधार पर ली गई है, ऐसी कंसेंट को फ्री कंसेंट नहीं मानेंगे और वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। अब सेक्शन 16 जो कि बात करता है अनड्यू इन्फ्लुएंस की। तो अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब है जब दो पार्टीज़ के बीच में या तो कोई ऐसा संबंध है, दोनों के बीच में कोई ऐसा संबंध है कि एक पार्टी दूसरे के ऊपर अपना दबाव डाल सकती है, दूसरे की इच्छा पे अपना दबाव डाल सकती है, कंट्रोल कर सकती है और उससे अपने फेवर में कॉन्ट्रैक्ट करवा सकती है, या फिर दोनों पार्टीज़ में एक पार्टी की पोजीशन ऐसी है, पद ऐसा है कि वो जो दूसरी पार्टी है उसको, उसकी इच्छा को कंट्रोल कर सकता है। अगर ऐसा है, ये दोनों सिचुएशन है, पहला कि जहाँ पे इन दोनों के बीच में कोई ऐसा रिलेशन है पार्टीज़ के बीच में, और दूसरा पोजीशन। अगर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट, तब ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कहा जाएगा कि वो कॉन्ट्रैक्ट अंडर इन्फ्लुएंस उसमें है अगर जहाँ पे पार्टीज़ के बीच में कोई ऐसा रिलेशन है, या फिर जहाँ पे पार्टीज़ के बीच में कोई ऐसा रिलेशन है कि एक पार्टी अपनी पोजीशन का इस्तेमाल करके दूसरे की इच्छा को कंट्रोल कर सकता है। अगर एक पार्टी ऐसी है जो अपनी पोजीशन का इस्तेमाल करके दूसरे की इच्छा को डोमिनेट कर सकती है, दूसरे की विल को डोमिनेट कर सकती है, मींस कंट्रोल कर सकती है, तो वहाँ कहा जाएगा कि यहाँ पे अंडर इन्फ्लुएंस हुआ है। और अंडर इन्फ्लुएंस तब कहा जाएगा जब जो दूसरी पार्टी अपनी पोजीशन का इस्तेमाल करके दूसरे की विल को डोमिनेट करेगी और उसको डोमिनेट करने के बाद एक अनफेयर एडवांटेज ऑब्टेन करेगी उससे, ठीक है। तो अगर अ कॉन्ट्रैक्ट इज सैड टू बी इंड्यूस्ड बाय अंडर इन्फ्लुएंस, एक कॉन्ट्रैक्ट कहा जाएगा कि उसमें अंडर इन्फ्लुएंस है जहां दोनों पार्टीज़ के बीच में जो रिलेशन है वो ऐसा है जहां एक पार्टी अपनी पोजीशन का इस्तेमाल करके दूसरे की इच्छा को, विल को डोमिनेट कर सकती है, और वो इसलिए करती है, जिससे इस पोजीशन का इस्तेमाल इसलिए करती है, यूजेस दैट पोजीशन टू ऑब्टेन एन अनफेयर एडवांटेज, एक अनफेयर एडवांटेज लेने के लिए अपनी इस पोजीशन का इस्तेमाल करता है। तो वहाँ बोला जाएगा कि वहाँ पे जो कंसेंट दी गई है वो फ्री कंसेंट नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पे अंडर इन्फ्लुएंस है, ठीक है। तो हम लोगों ने तो समझ लिया कि दोनों पार्टीज़ के बीच में ऐसा रिलेशन है और कि एक पार्टी हायर पोजीशन में है या तो, और दूसरा सबऑर्डिनेट है उसका, तो वो उसकी इच्छा को कंट्रोल कर रहा है, या फिर रिलेशन ऐसा है कि वो दूसरी अपने रिलेशन का इस्तेमाल करके दूसरे की इच्छा को कंट्रोल कर रहा है, तो वहाँ पे तो कहा जाएगा अंडर इन्फ्लुएंस है। तो अब कहाँ माना जाएगा कि वो डोमिनेटिंग पोजीशन में, पहली पार्टी डोमिनेटिंग पोजीशन में है, मतलब वो दूसरे की इच्छा कंट्रोल कर सकती है, ये किस स्थिति में माना जाएगा? तो इसके लिए जो इसका ये कौन सी स्थिति है जब माना जाएगा कि जो पहली पार्टी है वो दूसरे पर अपनी इच्छा थोप रही है या कंट्रोल कर सकती है, ऐसा प्रिजम्पशन करा जाएगा। तो उसको सेक्शन 16 क्लॉज 2 में बताया गया है। सेक्शन 16 क्लॉज 2 में बताया गया है
कि अ पर्सन इज डीम्ड टू बी इन पोजीशन टू डोमिनेट विल ऑफ अनदर, एक व्यक्ति माना जाएगा कि वो दूसरे की इच्छा को कंट्रोल कर रहा है, दूसरे की इच्छा को कंट्रोल कर रहा है जब जहाँ पे वो व्यक्ति ही होल्ड अ रियल और अपेरेंट अथॉरिटी, जहाँ वो व्यक्ति या तो कोई रियल या अपेरेंट अथॉरिटी रखता है उस व्यक्ति पे जिसकी वो इच्छा कंट्रोल कर रहा है, या फिर जहाँ पे उन दोनों के बीच में फिड्यूशियरी रिलेशन है। तो अगर ऐसी ये दो चीज़ें हैं तो माना जाएगा कि वो उसकी इच्छा को कंट्रोल कर रहा है। फिड्यूशियरी रिलेशन और रियल और अपेरेंट अथॉरिटी ऐसे समझिए। अब एक टीचर है, ठीक है, वो अपने स्टूडेंट पे रियल अथॉरिटी रखता है, ठीक है। तो चूंकि ये रियल अथॉरिटी रखता है, अगर ये टीचर ने अपने स्टूडेंट से बोला कि तुम मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट में इंटर करो और वो स्टूडेंट इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट में इंटर नहीं करना चाहता है, लेकिन ये क्योंकि ये टीचर है और ये स्टूडेंट इसको मना नहीं कर पा रहा है, क्योंकि एक तो पहली बात ये टीचर है और दूसरा अगर इसने इसको मना कर दिया तो ये इसको फेल कर सकता है एग्ज़ाम में ना। तो अगर ऐसा कुछ है तो वहाँ बोला जाएगा कि उसने अपनी रियल अथॉरिटी का यूज़ करके इसके ऊपर अंडर इन्फ्लुएंस डाला है। जैसे अभी स्टूडेंट के पास 10,000 की सोने की चैन है, ठीक है, 10,000 की नॉर्मल सोने की चैन है। अब ये टीचर कह रही है कि मुझे वो 500 रुपये में बेच दो और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुमको एग्ज़ाम में फ़ेल कर दूंगी। अब यहाँ पे इस स्टूडेंट को 500 में जो अपनी सोने की चैन बेचनी पड़ रही है वो इसके टीचर के अंडर इन्फ्लुएंस के वजह से बेचनी पड़ रही है। तो यहाँ पे जो कंसेंट है वो फ्री कंसेंट नहीं होगी, ठीक है। और जो नेक्स्ट बात है बोली गई है कि फिड्यूशियरी रिलेशन होना चाहिए। अगर फिड्यूशियरी रिलेशन है वो अपनी फिड्यूशियरी रिलेशन का इस्तेमाल करके दूसरे की इच्छा को कंट्रोल कर रही है। फिड्यूशियरी रिलेशन एक ट्रस्ट का रिलेशन होता है। फिड्यूशियरी में एक दो पार्टीज़ होती हैं, एक तो फिड्यूशियरी होती है, ठीक है, और दूसरा बेनिफिशियरी होता है, ठीक है। तो फिड्यूशियरी रिलेशन में जो फिड्यूशियरी होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बेनिफिशियरी की इंटरेस्ट में काम करे, ठीक है। इन दोनों के बीच में ट्रस्ट का रिलेशन होता है, ठीक है। बेनिफिशियरी फिड्यूशियरी पे ट्रस्ट करता है, ठीक है। इन दोनों में ट्रस्ट का रिलेशन है। और अगर ये फिड्यूशियरी इस ट्रस्ट का इस्तेमाल करता है, इस ट्रस्ट का गलत इस्तेमाल करके बेनिफिशियरी से कॉन्ट्रैक्ट में इंटर हो जाता है और उसका फ़ायदा उठाता है, तो वहाँ बोला जाएगा कि ये इसने अपनी फिड्यूशियरी ड्यूटी को ब्रीच करा है और उसका इस्तेमाल करके इससे कंसेंट ली है। तो यहाँ पे भी अंडर इन्फ्लुएंस होगा। फिड्यूशियरी रिलेशन किन किन में होता है, तो एग्जाम्पल के तौर पे गार्जियन में, ठीक है, और वार्ड में। तो गार्जियन और वार्ड के बीच फिड्यूशियरी रिलेशन होता है, ट्रस्ट का रिलेशन होता है, ठीक है। फिड्यूशियरी गार्जियन होता है, बेनिफिशियरी इसका वार्ड होता है। इन दोनों के तो जो गार्जियन होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ही होती है कि अपनी जो बेनिफिशियरी है उसकी केयर, जो भी वो काम करे उसके केयर में करे, उसके गुड फेथ में करे, जिससे और लॉयल्टी रखे, ठीक है, अपने बच्चे के साथ। तो ये पेरेंट्स की ये ड्यूटी है यहाँ पे। और अगर यहाँ पे जो गार्जियन है वो इस ड्यूटी का और इस ट्रस्ट का फ़ायदा उठा के बेनिफिशियरी से कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे भी बोला जाएगा कि अंडर इन्फ्लुएंस है। और दूसरा एग्जांपल है एक एडवोकेट और क्लाइंट, ठीक है। तो ये भी ट्रस्ट का रिलेशन है इन दोनों का, ठीक है। एडवोकेट के ऊपर, ये जो क्लाइंट के ऊपर एडवोकेट के ऊपर क्लाइंट ट्रस्ट करता है, ठीक है। अब मान लीजिए कोई केस चल रहा है इस क्लाइंट का इस एडवोकेट के पास, ठीक है। अब ये केस के बीच में इन लोगों की पहले से जो फीस है एडवोकेट की डिसाइड हो चुकी है और क्लाइंट ने उस फीस को राजी हो गया क्लाइंट, और अब ये केस लड़ने लगा। अब केस लड़ते लड़ते बीच में ही जब दूसरी हियरिंग है तो उससे पहले एडवोकेट ने कहा कि अब तुम्हारी हियरिंग में मैं तभी जाऊंगा जब तुम मुझे अपना प्लॉट मेरे नाम कर दोगे। तो यहाँ पे इसने इसका ट्रस्ट तोड़ के इसके ऊपर अंडर इन्फ्लुएंस डाला कि अगर तुम मुझे मेरे नाम प्लॉट नहीं करोगे तो मैं तुम्हारा केस नहीं लड़ूंगा, ठीक है। यहाँ पे इसको मजबूरन यहाँ पे क्लाइंट को मजबूरन अपना प्लॉट एडवोकेट को बेचना पड़ रहा है। तो यहाँ पे माना जाएगा कि इसने अपनी फिड्यूशियरी रिलेशन का इस्तेमाल करा, उस ट्रस्ट को तोड़ के इसके ऊपर इन्फ्लुएंस डाला और फिर एक अनफेयर एडवांटेज ऑब्टेन करा। तो अगर ऐसा कुछ करा है तो वहाँ पे बोला जाएगा कि इसने अपनी फिड्यूशियरी पावर इस्तेमाल की है, फिड्यूशियरी रिलेशन को की जो ड्यूटी होती है उसको ब्रीच करी है, तभी ये कंसेंट फ्री कंसेंट नहीं मानी जाएगी, क्योंकि इसमें अंडर इन्फ्लुएंस होगा, ठीक है। तो अब देखें तो क्या क्या नेसेसरी हैं, मतलब क्या क्या वो चीज़ें होनी चाहिए एजेंशियल, कि माना जाएगा, ऐसा प्रिज्यूम किया जाएगा कि इन दोनों में दो पार्टीज़ है ए और बी। तो कौन कौन सी प्रिजम्पशन है जहाँ पर माना जाएगा कि ये जो ए पार्टी है वो बी पे अपनी पोजीशन का इस्तेमाल करके उसको कंट्रोल कर रहा है, ठीक है, डोमिनेट कर रहा है, बी की विल को डोमिनेट कर रहा है। तो कब माना जाएगा कि ए बी की विल को डोमिनेट कर रहा है, या तो ए किसी प्रकार की या तो रियल या अपेरेंट अथॉरिटी रखता है बी पे, या फिर इन दोनों के बीच में
कोई फिड्यूशरी रिलेशन है, फिड्यूशरी रिलेशन है, ठीक है। फिड्यूशरी रिलेशन ट्रस्ट का रिलेशन है, उस ट्रस्ट का इस्तेमाल करके दूसरे पार्टी से कोई काम करवाता है कि तुम्हें ये काम करो, और उसको उस मजबूरन वो काम करना पड़ता है क्योंकि उन दोनों के बीच एक फिड्यूशरी रिलेशन है। जैसे डॉक्टर और पेशेंट, अब डॉक्टर पेशेंट का इलाज कर रहा है, पेशेंट का इलाज करते करते बीच में ही वो अब बोल रहा है कि अब तुम मुझे अपना ये प्लॉट मेरे नाम कर दो वरना मैं तुम्हारा इलाज रोक दूंगा यहीं पे। अब यहाँ पे उसको अपना इलाज कंटिन्यू कराने के लिए वो प्लॉट उसके नाम करना पड़ रहा है क्योंकि उसने अब यहाँ पे डॉक्टर ने अपनी फ़ीस से ज़्यादा मांग रहा है वो, क्योंकि वो एक ट्रस्ट को ब्रीच कर रहा है। अब उसकी फ़ीस जितनी है वो तो दे चुका है पेशेंट, पर उसके बाद भी अब वो उसको इन्फ्लुएंस कर रहा है कि तुम अगर हमने इलाज छोड़ दिया तो तुम मर जाओगे या फिर जो है तुम्हें और कोई सही नहीं कर पाएगा। तो इस डर से वो, इस इन्फ्लुएंस में वो इस डॉक्टर की बात मान रहा है। तो इन डॉक्टर पेशेंट में फिड्यूशरी रिलेशन है, गार्जियन वार्ड में फिड्यूशरी रिलेशन है, क्लाइंट और एडवोकेट में फिड्यूशरी रिलेशन है, ठीक है। तो और एजेंट और प्रिंसिपल में, एजेंट होता है प्रिंसिपल होता है, इन दोनों में भी फिड्यूशरी रिलेशन है। तो अगर कोई व्यक्ति अपनी फिड्यूशरी रिलेशन का गलत इस्तेमाल करता है, उस ट्रस्ट का गलत इस्तेमाल करके दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट में इंटर होता है, तो वहाँ पर बोला जाएगा कि उसने अपनी अनड्यू इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल किया है दूसरे व्यक्ति पर, और वो कंसेंट फ्री कंसेंट नहीं होगी, ठीक है। और जो बी पॉइंट है वो बोलता है जहाँ एक पर्सन किसी व्यक्ति के साथ कॉन्ट्रैक्ट में जाता है और वो पर्सन या तो मेंटल कैपेसिटी, उसकी जो मेंटल कैपेसिटी दिमागी क्षमता है या तो थोड़े समय के लिए या परमानेंट ख़राब हो चुकी है, और उस ख़राब होने का रीज़न है या तो वो बहुत ज़्यादा एज का हो गया है, या फिर वो किसी बीमारी से ग्रसित है, या फिर वो मेंटल या बॉडीली डिस्ट्रेस है। तो यहाँ पे अब क्या बताया गया, एक तो रियल और अपेरेंट अथॉरिटी होनी चाहिए, अगर तो माना जाएगा कि उसने अपनी अनड्यू इन्फ्लुएंस इस्तेमाल की है। और केवल अथॉरिटी होने से ही नहीं मानी जाएगी उसने अनड्यू इन्फ्लुएंस इस्तेमाल की है, अगर अथॉरिटी वो रखता है उसके बाद अगर उसने नहीं करी तो नहीं माना जाएगा। पर अगर उसने अथॉरिटी रखने के बाद दूसरे व्यक्ति से कोई अनफेयर एडवांटेज ऑब्टेन किया है, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा कि एंड यूजेस दैट पोजीशन टू ऑब्टेन एन अनफेयर एडवांटेज ओवर द अदर, अगर वो कोई अनफेयर एडवांटेज इस्तेमाल कर रहा है तभी माना जाएगा कि उसने अपनी पोजीशन से दूसरे की विल को डोमिनेट करा, अदरवाइज ऐसा नहीं माना जाएगा। अगर केवल उन लोगों के बीच ऐसा रिलेशन है तो इस बेसिस पे नहीं माना जाएगा। माना तब जाएगा जब उसने इस रिलेशन का इस्तेमाल करके, इस पोजीशन का इस्तेमाल करके दूसरे की विल को कंट्रोल करा है, ठीक है, और कुछ एडवांटेज लिया है, ठीक है। तो अब कोई व्यक्ति या तो बहुत एज का है, ठीक है, उसकी एज बहुत ज़्यादा हो गई है, या फिर उसकी एज बहुत कम है, बच्चा भी हो सकता है, उसको नहीं पता कि कॉन्ट्रैक्ट के क्या टर्म्स हैं और तुम उसके साथ एंटर कर रहे हो तो उसके ऊपर इन्फ्लुएंस डाल रहे हो, तो वो वहाँ पे नहीं माना जाएगा। या फिर उसकी एज बहुत ज़्यादा है, वो 80-90 साल का है और तुम उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट में इंटर कर रहे हो, ठीक, और उसको नहीं पता चल पा रहा है टर्म्स क्या हैं कॉन्ट्रैक्ट के, और तुम उससे साइन ले रहे हो, तो यहाँ पे भी अंडर इन्फ्लुएंस माना जाएगा। लोग नहीं मूवी में दिखाते हैं कि विल पे साइन करवा दिया, ज़बरदस्ती साइन करवा दिया, फिर तो उस टाइम उनको नहीं पता हो तुमने साइन करवा दी, तो एग्जाम्पल्स हैं। या फिर वो कोई बीमारी से ग्रसित है, उसको पता ही नहीं चल रहा है कि तुम करवा क्या रहे हो, ठीक है, और बीमारी से ग्रसित है, या फिर उसकी बीमारी का फ़ायदा उठा रहे हो तुम एक कंपाउंडर हो, उससे कह रहे हो कि मैं तुम्हारा देख रेख सही से तब करूँगा, तुम्हें यहीं 5 दिन तक यहीं हॉस्पिटल में ही रहना है, तो देख रेख तभी करूँगा जब तुम मुझे 50,000 रुपये दोगे। अब वो एक बीमारी से ग्रसित है, वो डॉक्टर के पास भी नहीं जा सकता उसकी शिकायत के लिए, ठीक है, या फिर डॉक्टर ही कंपाउंडर से मिला हो तो भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो तब ऐसे में अगर वो कोई सी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता है तो माना जाएगा कि वो बीमारी से ग्रसित था और उसने उसका फ़ायदा उठाया है, ठीक है, अंडर इन्फ्लुएंस डाला उस पर, ठीक है। अब ये तो हम लोगों ने देख लिया कि कब कब माना जाएगा। पहले पॉइंट में हम लोगों ने देखा, पहला क्लॉज जो है 16 का, इसमें हम लोगों ने देखा कि एक पर्सन के बीच या तो कोई ऐसा रिलेशन होना चाहिए और कोई ऐसा उस रिलेशन में एक पर्सन की ऐसी पोजीशन होनी चाहिए कि वो दूसरे की इच्छा को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। अब दूसरे पॉइंट में हम लोगों ने देखा कि कब माना जाएगा कि एक व्यक्ति दूसरे की इच्छा को कंट्रोल कर सकता है, तो दूसरे सेक्शन में हम लोगों ने जो दूसरा क्लॉज है इसमें हम लोगों ने ये देखा। अब थर्ड क्लॉज में हम लोग देखेंगे कि अब जैसे एक पार्टी ने दूसरे पर अपना अंडर इन्फ्लुएंस डाला, ठीक है, अब कौन प्रूफ करेगा कि दूसरे पार्टी ने अंडर इन्फ्लुएंस डाला है? आमतौर पे तो जो शिकायत, जो कोर्ट में जाता है रेमेडी के लिए, रेमेडी की मांग करने कि मेरे ऊपर अंडर इन्फ्लुएंस डाला है गया है, तो जो रेमेडी की मांग कर रहा है उसे ही कोर्ट में प्रूफ करना पड़ता है, बर्डन ऑफ प्रूफ उसी के ऊपर होता है। लेकिन अगर ऐसी कोई जो स्थिति सेक्शन 2 में दी गई है कि उसने रियल और पेरेंट अथॉरिटी यूज़ की है, या फिर फिड्यूशरी रिलेशन उनके बीच में, या फिर एज, इलनेस और मेंटल बॉडीली डिस्ट्रेस है, ठीक है, मेंटल कैपेसिटी उसकी टेम्परेरी या परमानेंट अफेक्टेड है, उस टाइम अगर ये सारी चीज़ें एजेंशियस अगर उसमें हुआ है, उस कॉन्ट्रैक्ट में हुआ है, तो बोला जाएगा कि जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो उस पर्सन के पास है जिसने अपनी पोजीशन का इस्तेमाल किया है और दूसरे की विल को डोमिनेट किया है। जिस व्यक्ति ने अपनी पोजीशन का इस्तेमाल किया है उसी के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ होगा कि जब उसके ऊपर केस हो तो वही प्रूफ करे कि मैंने अंडर इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल नहीं किया है। ये उस व्यक्ति के ऊपर होगा जिसकी पोजीशन हायर पोजीशन पे जो होगा और जो दूसरे की इच्छा को डोमिनेट कर सकता है, ठीक है, जिसके ऊपर आरोप लगा है, ठीक, तो बर्डन ऑफ प्रूफ उसके ऊपर है। तो क्लॉज 3 बोलता है
वेयर अ पर्सन हु इज इन पोजिशन टू डोमिनेट द विल ऑफ अनदर एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद हिम। पहली बात बोलता है सेक्शन 16 का क्लॉज 3 पहली बात बोलता है कि जहां एक व्यक्ति या तो कोई ऐसी पोजीशन रखता है कि वो दूसरे की इच्छा को कंट्रोल कर सकता है, और दूसरा पॉइंट क्या बोलता है, या तो उन दोनों के बीच जो एग्रीमेंट हुआ है, जो ट्रांजैक्शन हुआ है, उससे पता चल रहा है कि पहले व्यक्ति ने अपनी पोजीशन का इस्तेमाल किया है, मतलब उसको केवल देखने से ही पता चल रहा है, फेस से ही, उस जो एग्रीमेंट के जो टर्म्स हैं उनके फेस से ही पता चल रहा है कि दूसरे व्यक्ति ने अपनी पोजीशन का इस्तेमाल किया। अब जैसे किसी ने अपनी 40,000 की बाइक अब 5,000 में बेच रहा है, ठीक है, 40,000 की कोई भी चीज़ है वो 5,000 में बेच रहा है, तो यहाँ पे माना जाएगा ना कि इसके जो एग्रीमेंट है उससे लग रहा है कि उसने दूसरे व्यक्ति ने इन्फ्लुएंस किया है, तभी तो उसने 40,000 की चीज़ 5,000 में बेच दी। तो ये देखने के लिए अगर फेस एग्रीमेंट के जो ट्रांजैक्शन है उससे पता चल रहा है, या फिर कोई एविडेंस प्रोड्यूस किए गए हैं कोर्ट के सामने उससे पता चल रहा है, या फिर ऐसा पता चल रहा है कि जो कुछ ये सब हुआ है वो अनकॉन्शियनेबल है। अनकॉन्शियनेबल मतलब अनरीजनेबल है, वो एक पार्टी के फेवर में है, केवल जो अपनी इच्छा को दूसरे के ऊपर थोप रहा है उसी के फेवर में केवल दिख रहा है। जो ये ट्रांजैक्शन है एक के फेवर में दिख रहा है, अनकॉन्शियनेबल है मतलब अनरीजनेबल है, ठीक है, उसका मतलब कोई रीजनेबल है ही ना, अमाउंट ही रीजनेबल नहीं है। अब वो 40,000 की चीज़ 5,000 में तुमको दे रहा है या 2,000 में दे रहा है, तो ये अनरीजनेबल है। अगर ऐसा कुछ लगता है तो जो बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट सच कॉन्ट्रैक्ट वाज नॉट इंड्यूस्ड बाय अंडर इन्फ्लुएंस, तो जो बर्डन ऑफ प्रूफ होगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट अंडर इन्फ्लुएंस के द्वारा नहीं लिया गया है, वो उस पर्सन पे होगा जो अपनी पोजीशन का इस्तेमाल करके दूसरे की विल को डोमिनेट कर रहा है, मीन्स कंट्रोल कर रहा है। तो यहाँ पे सेक्शन 3 में इतना बोल दिया गया, और आगे के जो क्लॉज है इसमें बस इतना बताया गया कि जो कुछ इसमें है न, जो इस सब सेक्शन में है, सब सेक्शन 3 में बर्डन ऑफ प्रूफ की जो बात की गई है वो इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 111 को पर कोई फ़र्क नहीं डालेगा। जो इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 111 है वो बात करता है कि जो उसने अपनी दोनों के बीच, दो पार्टीज़ के बीच में जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है वो गुड फेथ में हुआ है। इसको प्रूफ करना पड़ता है पहली पार्टी को, जिसके ऊपर एक पार्टी ने अपना कॉन्फिडेंस रखा, अपना ट्रस्ट जताया, उसको प्रूफ करना पड़ता है इस वाली पार्टी को कि मैंने जो कुछ करा है वो गुड फेथ में किया है, ठीक है, एक सही अच्छी मंशा से किया है, ऐसा समझ लीजिए। अगर ऐसा है तो जिसने ये काम किया है, जो बोल रहा है कि मैंने गुड फेथ में किया, उसको प्रूफ करना पड़ेगा, बर्डन ऑफ प्रूफ उसके ऊपर होगा। तो वही बात बोला गया है कि जो ये बर्डन ऑफ प्रूफ की बात है ये इस सेक्शन 111 में इंडियन एविडेंस एक्ट में जो है इस पर कोई फ़र्क नहीं डालेगी, ठीक है। अब इसके इलस्ट्रेशन देख लेते हैं, तो आपको जितना मैंने यहाँ बताया तो और अच्छे से समझ में आएगा। अब जैसे पहला इलस्ट्रेशन है, यहाँ पे ए हैविंग एडवांस्ड मनी टू हिज सन बी। अब यहाँ ए फादर है, बी सन है इसका, ठीक है। तो ए ने बी को कुछ पैसे उधार दिए थे, मान लीजिए ए ने बी को 3,000 रुपये उधार दिए, ठीक है। अब जब बी माइनर था तब उसने ए ने बी को 3,000 रुपये दिया था। जो फादर है उसने अपने सन को 3,000 रुपये दिया जब उसका सन माइनर था, ठीक है। उसके बाद जब उसका सन मेजर हो गया तब उसके फादर ने अपने सन से कहा कि तुम इस एग्रीमेंट पे साइन करो जहाँ पे लिखा था कि तुम 3,000 के बदले में मुझे 30,000 रुपये दोगे। तो अब यहाँ पे बी को उस बॉन्ड पे साइन करना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे फिड्यूशरी रिलेशन का भी इस्तेमाल हो रहा है। जो हम लोगों ने बात की फादर और सन में, पेरेंट्स गार्जियन इन्वॉल्व में बात करी थी ना, तो अब ये फादर अपनी फिड्यूशरी रिलेशन का इस्तेमाल करके इसको इन्फ्लुएंस कर रहा है उसके अपने बेटे को कि तुम मुझे 3,000 के बदले में 30,000 दो, और 3,000 के बदले में 30,000 ये अनकॉन्साइनेबल भी है, मतलब अनरीजनेबल भी है। तो यहाँ पे जो बर्डन ऑफ प्रूफ होगा ये फादर के ऊपर होगा, और यहाँ से पता चल रहा है कि जो बी फॉर अ ग्रेटर अमाउंट देन द सम ड्यू इन रिस्पेक्ट ऑफ द एडवांस ए एम्प्लॉय अंडर इन्फ्लुएंस। यहाँ पे इस ट्रांजैक्शन से पता चल रहा है कि जो ए है उसने बी के ऊपर अंडर इन्फ्लुएंस एम्प्लॉय किया है, बी के ऊपर अंडर इन्फ्लुएंस दिया है, उसके बाद बी से साइन लिए। तो यहाँ भी जो कंसेंट है वो फ्री कंसेंट नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन में बात करता है जो ए है वो एक मैन है जो एक डिसीज़ से ग्रसित है, एक बड़ी डिसीज़ है उसको, ठीक है। और वो जो बी जो कि एक मेडिकल अटेंडेंट है, बी मेडिकल अटेंडेंट है और ए पे इन्फ्लुएंस डाल रहा है कि उसको एक अनरीजनेबल सम ए दे। अब ऐसे समझिए कि ए एक पेशेंट है और बी एक कंपाउंडर है, ठीक है। अब ये ए एक हॉस्पिटल में एडमिट है, ठीक है। तो अब हॉस्पिटल में जो एडमिट है इसका इलाज हो चुका है, अब ये केवल ऑब्जर्वेशन में रखा गया है ए, ठीक है। तो अब डॉक्टर तो बार बार इसके पास आएंगे नहीं। तो ये जो बी है जो कंपाउंडर है वो ए से कहता है कि तुम मुझे 50,000 रुपये दो, हफ्ते भर तुम यहीं ऑब्जर्वेशन में रहोगे, तुम मुझे 50,000 दो तभी मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा, वरना मैं नहीं करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब ये एक बीमारी से ग्रसित है, जो हम लोगों ने देखा कि इलनेस के कारण अगर वो किसी ट्रांजेक्शन में एंटर हो रहा है, अब ये बीमारी से ग्रसित है और इसका फ़ायदा उठा रहा है ये बी जो कि कंपाउंडर है। इसकी तो ड्यूटी है इसका
इलाज करना, मतलब इसकी देख रेख करना। कंपाउंडर की ड्यूटी है कि वो एक की देख रेख करे, लेकिन यहाँ पे वो क्या कर रहा है, इसके ऊपर एक इन्फ्लुएंस डाल रहा है कि अगर तुमने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं तुम्हारी देख रेख नहीं करूँगा, और अभी तुम हफ्ते भर यहीं रुकोगे हॉस्पिटल में, तो मुझे 50,000 रुपये दे दो। अब हफ्ते भर का 50,000 अमाउंट अनरीजनेबल है, ठीक है, साफ साफ दिख रहा है कि अनरीजनेबल है। ऊपर से तुम एक कंपाउंडर हो, तुम्हारी तो ड्यूटी ही है ये सब करना। तो यहाँ पे अगर ऐसा ट्रांजैक्शन हुआ है, तब ए बाद में निकलने के बाद, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद अगर बी पे केस करेगा, तो साफ साफ जाहिर हो रहा है कि जो बी है, जो कंपाउंडर है, उसने ए के ऊपर अंडू इन्फ्लुएंस डाला है, और जो ए है उसने अपनी कंसेंट उस अंडू इन्फ्लुएंस पे दी है, इस डर से दी है कि यार अगर इसको मैंने पैसे नहीं दिया तो मुझे ये मेरा देख रेख नहीं करेगा। तो यहाँ पे उसने जो बी है उसने ए पे अंडू इन्फ्लुएंस दिया, तो यहाँ पे भी अंडू इन्फ्लुएंस का ये दो इलस्ट्रेशन है कि जहाँ पे अंडू इन्फ्लुएंस हुआ है। अब सी इलस्ट्रेशन बात करता है, ए बीइंग इन अ डेब्ट टू बी अ मनी लेंडर ऑफ हिज विलेज कॉन्ट्रैक्ट अ फ्रेश लोन ऑन टर्म विच अपीयर टू बी अनकंसाइनेबल, इट लाइज ऑन बी टू प्रूव दैट कॉन्ट्रैक्ट वॉज नॉट इंड्यूस्ड बाई अंडू इन्फ्लुएंस। अब ए और बी, उसमें जो बी है वो एक मनी लैंडर है, मतलब एक गांव का साहूकार है, विलेज का, ठीक है, गांव का साहूकार है, और ए के ऊपर पहले से बी की उधारी चल रही। बी ने पहले से ही ए को बहुत सा उधार दिया है, बहुत सारा पैसा उधार दे चुका है। अब ए बी के साथ एक फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहा है, जहाँ पे बी जो मनी लैंडर है, अब उसने ए से कहा कि ठीक है मैं तुम्हें फ्रेश लोन तो दे रहा हूँ, पर बदले में मैं 20% इंटरेस्ट लगाऊंगा तुम पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे ए राजी हो गया फ्रेश लोन के लिए। तो आप ये वैसे नॉर्मली 8% वो लोन इंटरेस्ट लेता था, जो भी उसका देता था, पर अब यहाँ पे उसने 20% लगाया, जो कि पता चल रहा है देखने से अनकंसाइनेबल है, अनरीजनेबल है। तो वहाँ पे जो प्रूफ करना है, बर्डन ऑफ प्रूफ होगा कि जो ये प्रूफ करना पड़ेगा ये बी के ऊपर होगा, ठीक है। इट लाइज ऑन बी टू प्रूव दैट कॉन्ट्रैक्ट वॉज नॉट इंड्यूस्ड बाई अंडू इन्फ्लुएंस। ये बी के ऊपर ऐसा होगा कि बी प्रूफ करे कि वो अंडू इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा है, क्योंकि बी से ए पहले ही ए और बी के बीच में पहले से एक रिलेशन है, ए बी से डेप्थ ले रहा है, ठीक है, और बी का बहुत सा पैसा इसके ऊपर पहले से बकाया है, तो उसी जो पैसा बकाया है उसका इस्तेमाल कर रहा है, उसका वो फ़ायदा उठा रहा है कि अब तुम नया लोन तभी लोगे जब तुम मुझे 20% इंटरेस्ट दोगे नए वाले अमाउंट पे। तो यहाँ पे बी उस लोन का फ़ायदा उठा रहा है जो ए पर पहले से है इसका, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, ए अप्लाइज टू अ बैंकर फॉर अ लोन एट अ टाइम व्हेन देयर इज़ अ, देखो यहाँ पे बताया गया है कि ए एक बैंकर है, ठीक है, नहीं हाँ, इसमें बताया गया है कि ए बैंक में लोन के लिए अप्लाई करता है, लेकिन क्योंकि जब वो बैंक्स में लोन के लिए अप्लाई कर रहा होता है, उस टाइम जो बैंक्स होती हैं वो तंगी में चल रही होती हैं, ठीक है, और उनके पास पैसा नहीं होता इतना, और वो जिस भी बैंक में जाता था वो बैंक उसको डिक्लाइन कर रही है, लोन देने से मना कर रही है। लेकिन एक बैंक उसको लोन देने के लिए रेडी हो गई, पर हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट में। उसने कहा कि ठीक है, वैसे मार्केट प्राइस 10% चल रहा है, मैं 25% पे तुमको लोन दे दूंगा, ठीक है। अब ए ने इस लोन को एक्सेप्ट कर लिया और सारे टर्म्स एक्सेप्ट कर लिए। बाद में ए ने बी पे केस करा कि मैं जो बी है उसने मुझ पर अंडर इन्फ्लुएंस डाला है, मुझे ज़रूरत थी, उसने उसका फ़ायदा उठाया है। तो यहाँ पे ये बात जो है ये उसने कोर्स ऑफ बिजनेस मानी जाएगी, यहाँ अंडर इन्फ्लुएंस नहीं माना जाएगा, क्योंकि जिस टाइम कोई भी बैंक उसको लोन नहीं दे रही थी, उस टाइम अगर वो लोन उसको ज़्यादा परसेंट पे दे रहा है तो वो उसका बिजनेस है, वो बिजनेस करने से उसको नहीं रोका जाएगा, वो उसका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में उसने करा है, कोई अंडर इन्फ्लुएंस नहीं डाला, वो तुम्हारे ऊपर था तो मत लेते लोन। उसके ऊपर कोई पहले से तो वो चल नहीं रहा था, जैसा ये वाला इसमें तो पहले से इसके ऊपर चल रहा था, उसका फ़ायदा उठाया, पर इसने तो कोई फ़ायदा नहीं उठाया, उसने केवल ये बताया कि मार्केट में मंदी चल रही है, ठीक है, उस वजह से कोई तुमको जब दे नहीं रहा है, तो अगर तुम्हें मुझसे लेना है लोन तो तुमको 25% इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और फिर ये उस पर राजी भी हो गया। तो यहाँ पे नहीं बोला जाएगा कि यहाँ पे अंडर इन्फ्लुएंस हुआ है। तो होप करता हूँ अंडर इन्फ्लुएंस को मैंने बहुत डिटेल में आपको समझाया, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करिए, और कमेंट करके बताया करिए कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं। और बाकी तो मैं आपको हर चीज़ 3-3 बार समझा देता हूँ, जिससे आपको मैं भी सेटिस्फाई हो जाऊँ कि हाँ आपको समझ में आ रहा होगा। नहीं भी आया होगा तो आ जाएगा, इतने एग्जांपल्स दिए, ठीक है। चलिए एक केस लॉ भी देख लेते हैं साथ में, तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये केस है मनु सिंह वर्सेस उमादत पांडे का, ठीक है। ये 1890 का केस है, ठीक है, पुराना केस है। तो तब लोग ज़्यादा गुरु लोगों में विश्वास करते थे, तो उस विश्वास का गलत फ़ायदा उठाया एक स्पिरिचुअल एडवाइज़र थे, ठीक है, गुरु जी थे कोई। तो उन्होंने अपने शिष्य से कहा, जो डिसाइपल है उनका शिष्य है, उससे कहा कि अगर तुम्हें स्वर्ग चाहिए तो मुझे अपनी सारी संपत्ति मेरे नाम कर दो, तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी और अगले जन्म में तुम बहुत धनवान बनोगे। ऐसे बहुत सारे एडवांटेज गिनाए, तो ऐसे इन्फ्लुएंस करा अपने शिष्य को। तो ये जो इसका चेला था उसने गुरु जी को अपनी सारी संपत्ति दे दी, और बाद में जब केस हुआ और यहाँ पे तब
इसके जो परिवार वालों ने केस किया ना, क्योंकि इसके परिवार वालों को तो किसी को कुछ नहीं मिला, क्योंकि इसने अपनी सारी संपत्ति अपने ये गुरुजी को दे दिया। तो बाद में केस में जब डिसाइड हुआ, कोर्ट ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डिसाइड करा कि यहाँ पे जो स्पिरिचुअल एडवाइज़र है और जो डिसाइपल है, जो गुरुजी हैं उनके चेला है, इन दोनों के बीच एक फिड्यूशियरी रिलेशन है, ठीक है। और चूँकि फिड्यूशियरी रिलेशन है और यहाँ पे गुरुजी ने जो अपने शिष्य पर है, अपने शिष्य पर अंडर इन्फ्लुएंस करा है, उन्होंने अपने शिष्य के ट्रस्ट का इस्तेमाल किया है, ठीक है। फिड्यूशियरी रिलेशन में उनके ट्रस्ट का इस्तेमाल करके इसकी कंसेंट ली और इसकी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करा ली। तो यहाँ पे जो कंसेंट हो गई वो फ्री कंसेंट नहीं होगी यहाँ, क्योंकि यहाँ पे अंडर इन्फ्लुएंस इंड्यूस करा है गुरुजी ने अपने चेले पर, और सारी इस कारण ही अब इस चेले ने अपनी सारी प्रॉपर्टी गुरुजी को दे दी। तो यहाँ पे अंडर इन्फ्लुएंस है, तभी यहाँ पे फ्री कंसेंट नहीं मानी जाएगी और यहाँ पे अंडर इन्फ्लुएंस होगा, ठीक है। तो अब आपको अंडर इन्फ्लुएंस तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। केस लॉ भी आप देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए, नोट कर लिया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आगे के सेक्शन कवर करेंगे सेक्शन के साथ और डिटेल एग्जांपल के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दिया करो, और यार चैनल सब्सक्राइब कर दिया करो, जिससे लगे तो आप लोग जुड़ रहे हैं और भी ज़्यादा मेहनत करेंगे, और भी ज़्यादा आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे एग्जांपल्स और केस लॉ लाएंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अपने व्यू कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।